What is the role of the judiciary? सबसे पहले आपके दिमाग में एक सवाल जो है वो कौंध रहा होगा कि आखिरकार जुडिशरी क्या होता है, और अगर आप जान चुके होंगे तो डेफिनेटली आपके दिमाग में इस तरह का पिक्चर चलना शुरू हो चुका होगा। जी हाँ, इस तरह का पिक्चर जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं कोर्ट। कोर्ट यानी कि ये हो सकता है हाई कोर्ट भी हो सकता है या सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता है। तो जुडिशरी कहने का मतलब कि एक तरह का कोर्ट होता है ये, जिसमें हाई कोर्ट हम कहते हैं, सिविल कोर्ट कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, तो उसको हम जुडिशरी कहते हैं। अब उसके रोल क्या है ये हम सभी यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पर कुछ जनरल नॉलेज की बातों को भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेते हैं। तो चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम लोग बात करें कि इंडिया में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट कब स्थापित की गई थी, तो मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले इंडिया में आपका 26 जनवरी 1950 को स्टेब्लिश की गई थी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा और इसको याद रखना भी बहुत ही इजी है, क्योंकि आपको मालूम है कि 26 जनवरी के दिन में ऐसा क्या हुआ था। तो 26 जनवरी के दिन हम सभी मनाते हैं रिपब्लिक डे, यानी 26 जनवरी मनाते हैं। तो 26 जनवरी को ही 26 जनवरी 1950 को ही सुप्रीम कोर्ट जो है भारत में स्थापित की गई थी। सो ये हो गई एक आपकी जनरल नॉलेज की बातचीत। तो चलिए अब हम सभी ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार रोल क्या है किसी भी जुडिशरी का, यानी कि हम भारत में जो हमारी जुडिशरी है, जो आपका न्याय व्यवस्था बना हुआ है, उसका रोल क्या है वो हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम सभी यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह का क्या व्यवस्था जो है वो बना हुआ है। तो अब पहला जो इसका रोल है वो क्या है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, यानी कि कोई विवाद हुआ तो उस विवाद का निपटारा कौन कर सकता है, जुडिशरी कर सकता है। जुडिशरी कहने का मतलब कि आप सिविल कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और उस विवाद का निपटारा कर सकते हैं। अब ये जो डिस्प्यूट होगा वो किनके बीच में होगा और क्या हो सकता है। तो देखिए, एक्चुअली में होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि दो सिटीजन के बीच में कुछ विवाद हो गया। ठीक है, कोई दो सिटीजन के बीच में विवाद हो गया। अब विवाद कैसे हो सकता है कि जैसे कि मान लीजिए कि आप हैं और कोई दूसरा आदमी है, उनके बीच में किसी तरह का कोई झगड़ा हो गया, गाली गलौज हो गया, या हो सकता है कि मारपीट हो जाए। तो ये एक तरह का डिस्प्यूट हो गया, लेकिन ये इतना ज्यादा गहरा हो जाता है कि वो आपके काबू में नहीं होता है। तो आप चाहते हैं थाने में एफआईआर कॉपी लिखवाते हैं, वहां शिकायत करते हैं, और वहां पर भी जब नहीं निपटता है तो सीधा इस चीज को फॉरवर्ड कहाँ की जाती है, कोर्ट में। या तो सिविल कोर्ट चले जाएंगे आप, या तो हाई कोर्ट चला जाएगा, या तो सुप्रीम कोर्ट आप जाकर वहां पर इस चीज का निपटारा करवा सकते हैं। तो इस तरह का जो विवाद होता है उसको कौन निपटाएगा, तो ये कोर्ट जो है इस चीज को निपटाने में माहिर होता है, इसको आपका जो है वो निपटाएगा। दूसरा क्या है कि जो सिटीजन और जो गवर्नमेंट है उसके बीच में भी अगर किसी तरह की कोई डिस्प्यूट हो जाती है, किसी तरह का कोई विवाद हो जाता है, तो उसको भी निपटाया जा सकता है। अब एग्जाम्पल आपको मैं इसमें दूं, जैसे कि मान लीजिए बुर्का को लेकर जो बीच में विवाद हुआ था कि वो जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो स्कूल में बुर्का पहन के जाएंगे, नकाब लगा के जाएंगे, क्योंकि उनके कुरान में ये चीज नेसेसरी है। तो वहां पर क्या होता है कि स्कूल जो है इसको डिनाई कर देता है, और ये काफी ज्यादा सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में जब ये विवाद होने शुरू हो जाते हैं तो इस मुद्दा को कहाँ पे ले जाया जाता है, हाई कोर्ट के पास ले जाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के पास ले जाया जाता है कि भाई इस चीज का हम किस तरह से रेजोल्यूशन करें। तो सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में भी अगर किस तरह की कोई विवाद है तो उसको भी निपटाने के लिए हम जुडिशरी का सहारा ले सकते हैं। और भी इस तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपने आप से सोच भी सकते हैं। साथ ही साथ और भी अगर चीजें देखें कि जैसे कि मान लीजिए कि दो स्टेट है, दो स्टेट्स के बीच में किसी तरह की कोई विवाद हो गई है, तो उसको भी आप कहां पर ले जा सकते हैं, कोर्ट के पास ले जा सकते हैं।
जैसे मान लीजिए झारखंड और बिहार है, तो झारखंड और बिहार में किस तरह को लेकर, बंटवारा को लेकर, या जिस तरह का कौन सी पावर किसके पास होगी, किस स्टेट के पास होगी, कितना एरिया इसका होगा, इस तरह का भी अगर कोई विवाद होता है तो अगर वो चीज नहीं सुलझ पाता है स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, तो वो जुडिशरी के पास जा सकते हैं, वो हाई कोर्ट जा सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और इसका निपटारा जो है वो मांग सकते हैं। साथ ही साथ और भी किस तरह का निपटारा करता है, जैसे सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में भी कभी कभी विवाद हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी आपको मैं देता हूं झारखंड का। तो झारखंड में जैसे कि 1932 का खतियान को लेकर काफी ज्यादा विवाद चल रहा है। किसके किसके बीच में विवाद चल रहा है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में भी है और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में भी है। झारखंड सरकार चाहती है कि 1932 की जो खतियान है वो लागू हो जाए झारखंड में, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर नहीं चाहती है कि 1932 जो है वो लागू हो जाए, क्योंकि इससे विवाद बढ़ेंगे। तो अब ये मैटर कहाँ चला जाएगा? अब ये दोनों के बीच में विवाद हो गया है, तो अब डेफिनेटली जब ये नहीं सुलझेगा तो डेफिनेटली कहाँ चला जाएगा? जुडिशरी के पास चला जाएगा। ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये अब मामला जाएगा, कोर्ट के पास जाएगा कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उसी तरह से झारखंड में एक और मुद्दा है सरना कोर्ट बिल को लेकर। यहाँ पर भी इस तरह से जो एक अलग तरह का ये धर्म है और झारखंड में आदिवासियों के लिए ये धर्म जो है वो मायने रखती है, लेकिन अभी इसको धर्म का कोड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दी है। तो ये भी अगर इस तरह का भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो विवाद है, उस विवाद को निपटाने के लिए वो कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो भी चीजें हैं, यानी कि डिस्प्यूट जो रिजोल्यूशन होता है, उसके लिए भी हम जुडिशरी में जा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रोल है जुडिशरी का, एक कोर्ट का, कि वो किसी भी विवाद का निपटारा कर सकता है, चाहे वो नागरिक के बीच में हो विवाद, या हो सकता है कि गवर्नमेंट के बीच में हो, सिटीजन के बीच में हो, या दो स्टेट गवर्नमेंट के बीच में हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के बीच में हो। अब दूसरा क्या इसका रोल है जुडिशरी का, चलिए अब वो भी हम समझ लेते हैं। तो जो दूसरा जो इसका रोल है वो है जुडिशियल रिव्यू का, यानी कि समीक्षा करना। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ? अब चलिए हम लोग यहाँ पे इसको देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि पार्लियामेंट है आपका, ठीक है, तो कानून कौन बनाता है? आपका पार्लियामेंट बनाता है। तो पार्लियामेंट अगर कोई कानून बना दिया, लेकिन वो कानून अगर मान लीजिए कि किसी तरह का उल्लंघन करता है फंडामेंटल राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस का, तो जुडिशरी के पास ये पावर है कि वो उस पर समीक्षा कर सकती है कि ये चीज सही है या नहीं है। क्या आपके दिमाग में इससे रिलेटेड कोई एग्जाम्पल आ रहा है? तो चलिए मैं आपको कुछ यहाँ पे बीच में बताना चाहूंगा कि कुछ इस तरह के आपको एग्जाम्पल में दिखाना चाहूंगा। जैसे कि मान लीजिए EWS आरक्षण को लेकर, EWS। तो EWS आरक्षण क्या था? तो ये था इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का एक आरक्षण बनाया गया था, मतलब बनाया ही गया है, और इसमें कुछ खास लोगों को क्या किया गया है, आरक्षण दे दिया गया है ताकि वो जॉब वगैरह ले सकें। तो अब ये हुआ क्या चीज? अब ऐसा बहुत सारे लोगों को लगा कि आरक्षण तो पहले उन लोगों को नहीं दिया जाता था, आरक्षण तो सिर्फ किसको मिल रहा था? एसी को मिल रहा था, या एसटी को मिल रहा था, या ओबीसी को मिल रहा था, क्योंकि ये सब पहले से ही क्या है, सताए गए हैं, और इनको बराबरी में लाने के लिए एक स्पेशल जो है वो रूल बनाना पड़ा एसी एसटी ओबीसी का, जो एक आरक्षण का व्यवस्था किया हुआ था। लेकिन ये बीच में जो है ये EWS का आरक्षण बना के ला दिया गया। ठीक है, तो इसका विवाद काफी ज्यादा चला, तो कोर्ट में इसकी समीक्षा बैठी। ठीक है, कि ये जो है ये सही है या गलत है, यानी कि EWS आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर जो है सुनवाई होना शुरू हुआ। तो ऐसा SC OBC आरक्षण में लोगों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो आरक्षण EWS का आरक्षण है वो वायलेट करता है SC OBC आरक्षण को भी, और जो आरक्षण का जो एक दायरा है उसको तोड़ता है, फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशंस का उसको कहीं ना कहीं ब्रेक करता है। तो एक ये चीजें होती हैं। तो जुडिशियल रिव्यू यानी कि इसमें कोर्ट अपने एक समीक्षा ले सकता है कि कोई भी लॉ पास होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आपको कुछ और भी, जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे कि मान लीजिए कि जो अब वीमेन लोग जो हैं वो तो अब ड्यूटी करती हैं
मान लीजिए कि वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रही हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रही हैं, लेकिन उनके साथ दिक्कत क्या होता है कि वो पीरियड्स हो जाती हैं। तो अब इसमें एक मुद्दा आ रहा है कि क्या उनको उस दौरान छुट्टी दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बेहतर मुद्दा को उठाया गया है कि जो भी महिलाएं हैं पीरियड्स जब होती हैं तो क्या उनको, जिस भी सेक्टर में वो जॉब कर रही हैं, तो क्या उनको उस दौरान हॉलिडे मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस तरह की जो भी चीजें होती हैं इसके लिए भी जुडिशरी आपका काम करता है कि ये रिव्यू करता है कि कोई भी लॉ सही है या नहीं है, उसको वो हटा भी सकती है और उसको जोड़ भी सकती है। और क्या रोल है जुडिशरी का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स, यानी कि कानून की रक्षा करना, ठीक है, और उसको फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने की भी जो एबिलिटी है वो किसके पास है, कोर्ट के पास है। अब जैसे इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। हाकिम शेख पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति के एक सदस्य थे, जो पश्चिम बंगाल में खेतीहर मजदूरों का एक संगठन है। 1992 में एक शाम वे चलती ट्रेन से गिर गए और उन्हें सिर में गंभीर चोटें आईं। उनकी हालत बहुत नाजुक थी और उन्हें तुरंत इलाज की आवश्यकता थी। उन्हें कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उन्हें भर्ती करने से मना कर दिया गया क्योंकि वहां कोई बिस्तर खाली नहीं था। दूसरे अस्पताल में आवश्यक सुविधाएं या उनके इलाज के लिए जरूरी विशेषज्ञ नहीं थे। इस प्रकार अत्यंत गंभीर हालत में उन्हें 14 घंटे के अंदर 8 सरकारी अस्पतालों में ले जाया गया, किंतु किसी ने भी उन्हें भर्ती नहीं किया। अंत में उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया गया। उन्होंने अपने इलाज पर बहुत पैसा खर्च किया। जिन अस्पतालों ने उन्हें भर्ती करने से इनकार कर दिया था, उनके उपेक्षापूर्ण रवैये से नाराज और क्षुब्ध होकर हाकिम शेख एवं PBKMS ने कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है। अदालत ने कहा कि हाकिम शेख को जिन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, उसमें उनकी जान भी जा सकती थी। यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति को इलाज नहीं प्रदान कर पाता है, तो इसका तात्पर्य है कि उसे जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही है। अदालत ने यह भी कहा कि यह सरकार का कर्तव्य है कि वह मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं दें, जिसमें आकस्मिक इलाज की सुविधा भी सम्मिलित हो। अस्पताल और उनके स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों को आवश्यक इलाज प्रदान करने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। कई सरकारी अस्पतालों ने हाकिम शेख का इलाज करने से मना कर दिया था, इसलिए अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह हाकिम शेख द्वारा इलाज पर व्यय किए गए पूरे खर्च का भुगतान करें। कोर्ट में जब मुकदमा गया तो कोर्ट ने यह पाया कि ये मामला एक्चुअली क्या है, आर्टिकल 21 का है। यानी आर्टिकल 21 के अंदर ये प्रोविजन बना हुआ था कि विच प्रोवाइड्स एवरी सिटीजन्स द फंडामेंटल राइट टू लाइफ, यानी कि हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है। अब जीने के अधिकार के अंदर क्या क्या इंक्लूड है, राइट टू हेल्थ का भी इसमें प्रोविजन जो है वो बना हुआ है। यानी कि हर व्यक्ति को हेल्थ के सेक्टर में उनकी एक अपनी राइट है, जो कि एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ, और ये आपका क्या आता है, आर्टिकल 21 के अंदर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोर्ट ये देखती है कि इस व्यक्ति को तुरंत जो है, जो भी बेसिक चीजें थी जो मुहैया कराया जाना था ताकि जल्द से जल्द इसकी इलाज हो सके, लेकिन उस दौरान जितने भी हॉस्पिटल्स थे वो एडमिट करने से रिफ्यूज कर रहे थे, तो कोर्ट ने पाया कि ये कहीं ना कहीं वायलेशन है आर्टिकल 21 का, यानी राइट टू लाइफ का। तो कोर्ट ने क्या किया, मुकदमे में ये चीज
डाला कि जो भी आपके स्टेट गवर्नमेंट है, टोटल खर्चा जो है, जो भी इसका हुआ है खर्चा, वो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो भरेगी। और उसने ये भी कहा कि ये आर्टिकल 21 के अंदर आता है। इस तरह का कोई भी अगर मामला आता है तो इस पर कोई भी हॉस्पिटल जो है वो रिफ्यूज नहीं करेगा। अगर करता है तो उसके लिए जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं किसी की लाइफ को बचाने का काम नहीं कर रहे हैं। राइट टू लाइफ का जो प्रोविजन है उसको आप उल्लंघन कर रहे हैं। तो इस तरह से आप समझ चुके होंगे कि जो जुडिशरी होता है उसका क्या क्या रोल होता है। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स में आप लोगों ने समझा कि जुडिशरी का रोल क्या है। तो पहला रोल जैसा कि आपने देखा, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, यानी कि अगर कोई विवाद है तो उसको भी निपटाया जा सकता है कोर्ट में। जुडिशियल रिव्यू, यानी कि अगर कोई कानून अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है, वो कोई कानून नया बन चुका है, तो उस पर समीक्षा करना, उस पर पुनर्विचार करना, वो कानून या वो लॉ रहेगा या नहीं रहेगा, ये किसके हाथ में होगा? वो आपके जुडिशरी के पास होगा। यानी कि इस बात का डिसीजन कौन लेगा? सुप्रीम कोर्ट लेगा, हाई कोर्ट लेगा, इस तरह का। साथ ही साथ इसमें हम भी ये भी देखते हैं कि और क्या रोल है जुडिशरी का। तो इसका रोल है कि जो लॉ है उसकी रक्षा करना। किसका काम है? जुडिशरी का है। फंडामेंटल राइट्स का सही इस्तेमाल हो रहा है या वायलेशन हो रहा है, इस पर भी जजमेंट करने का पावर किसके पास है? जुडिशरी के पास है। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि व्हाट इज द रोल ऑफ द जुडिशरी। आप इसके विषय में और क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइएगा। तो चलिए हम अब यहाँ पे देखेंगे कि व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो सबसे पहले आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, वो प्रश्न क्या है? चलिए इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला तो प्रश्न ये है कि जुडिशरी क्या होता है। तो जुडिशरी कहने का मतलब कि या तो वो हाई कोर्ट हो सकता है, या तो वो आपका सुप्रीम कोर्ट हो सकता है, या तो फिर वो आपका सिविल कोर्ट हो सकता है। ठीक है, तो इसे ही हम लोग क्या कहा करते हैं? जुडिशरी कहा करते हैं। अब इसमें प्रश्न ये आता है कि जो भी हमारे पास जुडिशरी है उसको इंडिपेंडेंट होने की आवश्यकता क्यों है? यानी कि उस पर किसी का कंट्रोल ना रहे। किस पर? जुडिशरी पर। एक होता है आपका लेजिस्लेचर। ठीक है, अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि लेजिस्लेचर क्या होता है। तो देखिए, लेजिस्लेचर कहने का मतलब यानी कि विधायिका, यानी जिसमें आप अपना एमपी चुनते हैं, अपना एमएलए चुनते हैं, यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो अपना नेता वेता आप चुनते हैं। तो जो नेता बनते हैं वो लेजिस्लेचर के अंदर आते हैं और कानून बनाने का अधिकार इन्हीं के पास होता है। ठीक है, और दूसरा जो होता है वो होता है आपका एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव क्या होता है? ये दूसरा ब्रांच है आपके गवर्नमेंट का। ये इसके अंदर आपका, जैसे कि मान लीजिए जो भी पुलिस प्रशासन है, जो भी आईएएस ऑफिसर हैं, वो इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 चीजें आप देख रहे हैं कि एक लेजिस्लेचर है और एक आपका एग्जीक्यूटिव है। तो इन दोनों के कंट्रोल से आपको क्या रखना है? बाहर रखना है। किसको? जुडिशरी को। यानी कि जुडिशरी जो है पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। जुडिशरी पर कंट्रोल नहीं होगा। किनका? लेजिस्लेचर का और एग्जीक्यूटिव का। यानी कि ये जो जुडिशरी है ये इंडिपेंडेंट होंगे फ्रॉम लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि कोई भी अगर डिसीजन जुडिशरी लेती है तो उस पर दबाव जो है या इंटरफेरेंस जो है लेजिस्लेचर के, यानी कोई नेता आके उसमें अपना नहीं कर सकता, दबाव नहीं पैदा कर सकता, कोई एमपी उसमें दबाव नहीं डाल सकता है। जो भी आपके एग्जीक्यूटिव के जो भी ऑफिसर्स होंगे वो भी जुडिशरी पर अपना प्रेशर जो है वो नहीं लगा सकते हैं। व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी? तो इसका मतलब आप समझ चुके होंगे कि द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव कैनॉट इंटरफेयर इन द वर्क ऑफ द जुडिशरी। यानी कि जुडिशरी जो भी अपना काम करेगा उसमें दखल देने का बिल्कुल भी पावर नहीं है। किसके पास? लेजिस्लेचर के पास और एग्जीक्यूटिव के पास। ये बिल्कुल भी इसमें दखल नहीं दे सकते हैं। अब आपके
मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि आखिरकार ऐसा क्यों किया गया। यानी कि जुडिशरी एक ऐसा है जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, यानी कि कोई नेता का प्रभाव वहां पे नहीं चलेगा। चाहे मान लीजिए कि आपका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है, वो प्रभावित नहीं कर सकते जुडिशरी के फैसले को, ठीक है। उसी प्रकार से कोई बहुत बड़ा आईएएस ऑफिसर होगा, वो भी इसको प्रभावित नहीं कर सकता है। तो जो भी लोग होंगे लेजिस्लेचर के या एग्जीक्यूटिव के, वो जुडिशरी पर बिल्कुल भी अपना दबाव नहीं बना सकते हैं। अब इस बात को समझने के लिए हम लोग एक थोड़ा सा कल्पना करते हैं। कल्पना ये है, जैसे कि मान लीजिए कि आप बहुत ही सामान्य व्यक्ति से बिलोंग करते हैं, आप बहुत मिडिल फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, और आपकी जो जमीन है एक बहुत ही पावरफुल आदमी या एक नेता जो है वो हड़प लेता है। तो जब जमीन को एनक्रोच कर लेता है तो अब आप किससे न्याय मांगेंगे? आप पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो वहां पे नेता अपना प्रभाव दिखा देगा, तो पुलिस वाले जो है वो आपका केस नहीं लेंगे। लेकिन उसके बावजूद क्या आप कहीं जा सकते हैं अपने न्याय के लिए? तो डेफिनेटली इसके लिए आप कहां पहुंच सकते हैं? तो इसके लिए आप पहुंच सकते हैं कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सिविल कोर्ट भी जा सकते हैं इस मुद्दा को ले जाकर। तो वहां पर जुडिशरी के पास ये जो लेजिस्लेचर के जो लोग होंगे, जो नेता आपका जमीन को एनक्रोच कर लिया है, या कोई भी आपका एग्जीक्यूटिव जो है वो अगर आपकी जमीन को एनक्रोच कर लिया है, तो इसका प्रभाव जो है इस कोर्ट के अंदर नहीं चलेगा। यानी कि नेता मजबूर नहीं कर सकता है जज को कि किसी के बिहाफ में जो फैसला है वो सुनाए। अगर ये पावर नेता के पास होता, यानी कि मान लीजिए कि अगर ये कोर्ट इंडिपेंडेंट नहीं होता, डिपेंडेंट हो जाता, तो इससे क्या होता? इससे ये प्रॉब्लम होता कि नेता क्या करते, जो शक्तिशाली नेता हैं या जो पैसे वाले लोग हैं, वो कोर्ट के फैसले को ही बदल देते। तो आम आदमी कहीं पर भी जा नहीं सकता था, अपने न्याय के लिए वो कुछ भी नहीं कर सकता था। तो इसी कारण से जो जुडिशरी होती है वो इंडिपेंडेंट होता है। तो किससे इंडिपेंडेंट होता है? तो ये इंडिपेंडेंट होता है किससे? लेजिस्लेचर से और एग्जीक्यूटिव से। कोई भी अगर मान लीजिए कि एग्जीक्यूटिव में है या लेजिस्लेचर में पावर में है, कोई नेता है, कोई पुलिस है, कोई प्रशासन है, तो वो कतई भी नहीं कर सकता है इस पावर का मिसयूज। अगर करता है तो आप उस चीज को कहां उठाकर लेकर चले जाओ? आप कोर्ट में चले जाओ। जब आप कोर्ट में लेके चले जाओगे तो डेफिनेटली जो वो व्यक्ति होगा उसको पनिशमेंट मिलेगा, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया गया होगा वो। साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि और इंडिपेंडेंट जुडिशरी होने के क्या फायदे होंगे। It also plays a crucial role in protecting the fundamental rights of citizens, because anyone can approach the courts if they believe that their rights have been violated. तो देखिए, इंडिपेंडेंस जुडिशरी होने से एक और फायदा होता है, और वो फायदा ये है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उनको ऐसा लगता है कि उनका फंडामेंटल राइट्स जो है वो कोई वायलेट कर रहा है, तो भी वहां पर सुप्रीम कोर्ट या जो हाई कोर्ट है या जो भी जुडिशरी का पार्ट है वो वहां पर प्रोटेक्ट करेगा आपको। वो किसी धनी व्यक्ति का बात नहीं सुनेगा, वो किसी प्रभावशाली नेता या किसी प्रभावशाली आईएएस एसडीएम का बात वो नहीं सुनेगा। जो कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग आएगा उसकी वो बात सुनेगा। तो आप यहाँ पर ये समझ चुके होंगे कि जो हमारा जुडिशरी है उसको इंडिपेंडेंट रखना जरूरी है ताकि वो किसी से प्रभावित ना हो। नहीं तो बहुत सारे जो ताकतवर नेता होंगे, जो पैसे वाले लोग होंगे, वो पूरी तरह से उस पर कंट्रोल रखेंगे, और वहां का जो जज बैठा होगा सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, वो मजबूर होगा कि वो फैसला उन ताकतवर लोगों के हित में ही सुनाए। तो ऐसा ना हो, इसीलिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी की जरूरत पड़ती है। सो आई थिंक आप यहां पर समझ चुके होंगे कि आखिरकार इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या होती है
और इसकी ज़रूरत क्यों है, और दूसरी बात कि अगर ये जो जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा। तो आपको दो फायदे होंगे, एक तो नो मिस यूज ऑफ पावर बाय द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव, और दूसरा क्या होगा कि प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ और फायदा क्या होगा कि द कोर्ट्स आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट एंड डू नॉट एक्ट ऑन देयर बिहाफ। इंडिया में जो कोर्ट है उसका क्या स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो इंडिया में 3 कैटेगरीज में जो हैं वो कोर्ट बने हुए हैं। एक होता है आपका लोअर कोर्ट। लोअर कोर्ट को हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कहते हैं, जो कि हर जिले में होता है। और उससे ऊपर होता है हाई कोर्ट, जो कि हर राज्य में एक होता है। जैसे झारखंड है तो झारखंड का एक अपना हाई कोर्ट है। उसी तरह जैसे बिहार है तो बिहार का अपना एक हाई कोर्ट है। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश एक स्टेट है तो उस स्टेट का भी अपना एक हाई कोर्ट है। तो हाई कोर्ट पूरे स्टेट में एक ही होता है। और उसके बाद होता है सुप्रीम कोर्ट, इससे ऊपर होता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है, जो कि दिल्ली में मौजूद है, और सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा होता है। तो अब हम लोगों को समझना है कि इस तरह का जो कैटेगराइजेशन दिया हुआ है, अब इन तीनों में किस तरह का कनेक्शन है वो भी हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी वर्डिक्ट है, अगर मान लीजिए लोअर कोर्ट में आपकी सुनवाई हो गई लेकिन आप इससे संतुष्ट नहीं हुए, तो आप कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि हाई कोर्ट में भी आपको लगता है कि आप सेटिस्फाई नहीं है उस वर्डिक्ट से, तो आप कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन एक दूसरी बात यहाँ पे समझना है कि सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद आप हाई कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, फिर आप लोअर कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। सो यहाँ जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, आर दीज डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट्स कनेक्टेड टू ईच अदर, तो जवाब तो हाँ है। यानी कि अगर आपको लगता है कि इस कोर्ट में आपकी सुनवाई नहीं हो रही है ठीक से, तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हो। हाई कोर्ट में अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पसंद का वर्डिक्ट नहीं हुआ है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो एक बार फैसला दे देगा, उसे आप दोबारा लोअर कोर्ट में नहीं ला सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट होगा वो सभी कोर्ट को मानना पड़ेगा। हाई कोर्ट को भी मानना पड़ेगा, लोअर कोर्ट को भी मानना पड़ेगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा, जो भी वर्डिक्ट होगा, वो हाई कोर्ट को भी मानना होगा, लोअर कोर्ट को भी मानना होगा। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मान लीजिए कि फिर जो भी फैसला हुआ उससे आप संतुष्ट नहीं हुए और फिर जाके आप लोअर कोर्ट में सुनवाई करने लगे, तो ऐसा नहीं होगा। तो चलिए इस बात को समझने के लिए हम लोग कुछ एक्सीडेंट का एग्जाम्पल लेते हैं, जिससे आप इन तीनों कोर्ट के विषय में अच्छे से जान पाएंगे। तो चलिए हम लोग कुछ वैसे ही एग्जाम्पल्स लेते हैं। 1980 के फरवरी महीने में लक्ष्मण कुमार ने 20 वर्षीय सुधा गोयल से विवाह किया था। वे दिल्ली में एक फ्लैट में रहते थे, जहां लक्ष्मण के भाई और उनके परिवार भी रह रहे थे। 2 दिसंबर 1980 को सुधा की अस्पताल में मौत हो गई। वह जली हुई थी। सुधा के घर वालों ने अदालत में मुकदमा दायर किया। जब निचली अदालत के सामने यह मुकदमा आया तो 4 पड़ोसियों को भी गवाह के तौर पर बुलाया गया था। पड़ोसियों ने अपने बयान में कहा कि 1 दिसंबर की रात को उन्होंने सुधा की चीख सुनी थी और मामला जानने के लिए वे बलपूर्वक लक्ष्मण के घर में घुसे। वहां उन्होंने देखा कि सुधा की साड़ी से आग की लपटें जो हैं वो उठ रही थीं। उन्होंने सुधा को एक बोरे और कंबल में लपेटकर आग बुझाई। सुधा ने उन्हें बताया कि उसकी सास शकुंतला ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाला था और जो उसका पति लक्ष्मण है उसने आग लगाई थी।
मुकदमे के दौरान सुधा के परिवार वालों और एक पड़ोसी ने कहा कि सुधा के ससुराल वाले उसके साथ बहुत ज्यादा मारपीट करते थे। उनकी मांग थी कि पहले बच्चे के पैदा होने पर उन्हें एक बड़ी रकम, एक स्कूटर और एक फ्रिज दिया जाए। अपने बचाव में लक्ष्मण और उसकी मां ने कहा कि सुधा दूध गर्म कर रही थी कि तभी उसकी साड़ी में आग लग गई। इन सभी बयानों और सबूतों के आधार पर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसने लक्ष्मण और उसकी मां शकुंतला और सुधा के जो जेठ थे यानी सुभाष चंद्र को दोषी करार दिया और तीनों को मौत की सजा सुना दी। अब इस बात को लेकर यानी 1983 में जब नवंबर का महीना था तो ये तीनों आरोपियों ने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर कर दिया। यानी कि अब ये कहां चले गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट चले गए। दोनों तरफ के वकीलों के तर्क सुनने के बाद हाई कोर्ट ने फैसला लिया कि सुधा की मौत एक एक्सीडेंट थी। वह मिट्टी के तेल से जलने वाले स्टोव से जली थी। अदालत ने लक्ष्मण को, उसकी मां शकुंतला और उसका भाई सुभाष चंद्र तीनों को बरी कर दिया। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने तीनों को मौत की सजा सुनाई थी। तो उसके बाद उनके खिलाफ जाकर उन्होंने क्या किया, हाई कोर्ट में अपील किया और हाई कोर्ट ने क्या कर दिया, तीनों को बरी कर दिया। अब देखिए यहां क्या होता है कि 1980 के दशक के आसपास ही महिला संगठन एक चल रहा था और वो दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। जब उनको इस घटना की जानकारी होती है तो वो काफी दुखी होते हैं कि अदालत इस तरह की घटनाओं में दोषियों को दंडित नहीं कर पा रही है। हाई कोर्ट के फैसले ने ऐसी जागरूक महिलाओं को काफी परेशान कर दिया। उन्होंने कई जगह पर धरने प्रदर्शन किए और हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और अपील दायर कर दिया। यह अपील इंडियन फेडरेशन ऑफ वीमेन लॉयर्स नामक संगठन की तरफ से दायर की गई थी और 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मण और उसकी मां व भाई को बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई शुरू कर दी। वकीलों के तर्क सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वह हाई कोर्ट के फैसले से बिल्कुल अलग था। सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मण और उसकी मां को तो दोषी पाया लेकिन सुभाष चंद्र को आरोपों से बरी कर दिया क्योंकि उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुना दी। आपने यहां पे देखा कि जो सुधा गोयल के साथ जो एक्सीडेंट हुआ, जो उसकी मृत्यु हुई, तो उसके घर वाले सबसे पहले लोअर कोर्ट में जाकर केस कर देते हैं, मुकदमा दायर करते हैं और इस कोर्ट में जो सुधा गोयल के पति थे लक्ष्मण और उसकी जो सास थी शकुंतला देवी और उसके जो जेठ थे सुभाष चंद्र, उन तीनों को मौत की सजा सुना दी गई थी। लेकिन उन तीनों ने फिर क्या किया कि वो सुनवाई के लिए हाई कोर्ट चले गए और जब हाई कोर्ट चले गए तो यहां पर केस पूरी तरह से पलट गया। तीनों को बरी कर दिया गया। वहां पर उन्होंने पाया कि किसी तरह का कोई एविडेंस नहीं मिल पा रहा है और हाई कोर्ट ने ये पाया कि जो जब चाय बना रही थी, दूध गर्म कर रही थी सुधा, तो उस स्टोव से जो आग निकल रहा था उसके वजह से जो लपटे थे आगे की उसकी साड़ी को पकड़ लेता है, उसकी वजह से वो जलती है, यानी कि महज एक एक्सीडेंट करार देता है। लेकिन जो महिला संगठन समूह था
जो कि दहेज हत्याओं के खिलाफ लगातार आवाज उठा रही थी। तो वो लोगों ने काफी ज्यादा वहां पर जाकर क्या किया, बहुत सारा उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और एक मुकदमा दायर किया, और हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ वो कहां चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जब इसकी सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से हाई कोर्ट का जो डिसीजन है उसके जस्ट विपरीत जो है वो डिसीजन लेती है। तो सुप्रीम कोर्ट ये पाती है कि जो सुधा का पति है लक्ष्मण और जो उसकी सास है शकुंतला देवी, वो दोषी हैं और दोनों को उम्र कैद की सजा दे देती है। लेकिन जो उसका जेठ सुभाष चंद्र है उसको वो दोषी नहीं पाता है, उसको बरी कर दिया जाता है। अब देखिए कि इस केस में यहां पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना चुका है। अब इस पूरे फैसले को, पूरे वर्डिक्ट को अब हाई कोर्ट को भी मानना होगा और लोअर कोर्ट को भी मानना होगा। अब यहां पर अगर लक्ष्मण या उसका जो माँ है वो अब यहाँ पे लोअर कोर्ट में आके सुनवाई नहीं कर सकते हैं या फिर हाई कोर्ट में आके सुनवाई नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा सर्वोपरि अब कौन हो गया, आपका सुप्रीम कोर्ट हो गया। अब इसके सारे फैसले जो हैं हाई कोर्ट को भी मानने होंगे और लोअर कोर्ट को भी मानने होंगे। तो आप समझ चुके होंगे कि जो इंडिया में कोर्ट का जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है वो 3 कैटेगरीज में बना हुआ है, 3 लेवल का कोर्ट है। एक लोअर कोर्ट यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर उसके बाद हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। What are the different branches of the legal system? तो जो भी लीगल सिस्टम है उसके डिफरेंट ब्रांच बनाए गए हैं, तो उस ब्रांच के विषय में हम लोग यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल की मदद से सीखेंगे। तो देखिए, एक होता है क्रिमिनल लॉ और दूसरा होता है सिविल लॉ। अब इन दोनों को समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि किसी तरह का कोई ऑफेंस होता है, जैसे मान लीजिए कि कहीं चोरी हो रहा है, कहीं पर किसी महिला को के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, या किसी दहेज प्रथा का मामला है, या कहीं मर्डर का मामला है, तो समझ जाइए कि ये क्रिमिनल लॉ के अंदर आ गया। जबकि सिविल लॉ में क्या होता है, सिविल लॉ में जैसा कि मान लीजिए किसी व्यक्तिगत लोगों का कुछ अगर नुकसान पहुंचाया जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि कोई जमीन को बेचता है तो ये एक व्यक्तिगत मामला हो गया, ठीक है। या कोई किसी सामान को खरीदता है, या मान लीजिए रेंट का मैटर है, जैसे कि मान लीजिए एक मकान मालिक है और किराएदार है, या फिर डाइवोर्स का मामला है, ठीक है। तो इस तरह के जो एक्टिविटीज आप देख रहे हैं इसको सिविल लॉ के अंदर रखा जाता है। अच्छा, क्रिमिनल लॉ का दूसरा क्या चाहिए कि जब क्रिमिनल लॉ अगर होगा तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि एफआईआर लॉन्च कराया जाता है, यानी कि एफआईआर का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो सबसे पहले क्या होता है कि एफआईआर जो है वो लॉग इन कराया जाता है थाने में जाकर, ठीक है। तो ये समझ जाइए कि ये क्रिमिनल लॉ है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि पुलिस जो है वो अपना इन्वेस्टिगेट करेगी और उसके बाद फिर वो जब पाएगी कि ये कहीं ना कहीं दोषी है तो उसके बाद वो क्या करेगा, कोर्ट में जाकर फाइल कर देगा केस को, ठीक है। तो इसमें एफआईआर होती है, फिर पुलिस जो है वो कोर्ट फाइल करती है। जबकि सिविल लॉ में देखिए इसमें एफआईआर लॉन्च नहीं होती है, बल्कि एक पिटीशन, एक याचिका जो है वो दायर कर दी जाती है। अब थर्ड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर मान लीजिए कि अगर कोर्ट पाती है कि ये दोषी है तो उस दोषी को क्या करेगी, जेल में भेज देगी, या तो फिर उसको सजा देगी, या तो उसके ऊपर कुछ चार्ज लगाएगी फाइन के तौर पर। जबकि सिविल लॉ में ऐसा नहीं होता है, नहीं तो उनको कोर्ट भेजाता है और नहीं तो उन पर फाइन लगाया जाता है, बल्कि कोर्ट इस सिचुएशन में क्या करती है कि दोनों के बीच में एक जो रिलीफ होना चाहिए वो देती है, राहत देती है, दोनों के बीच में साझा करा देती है ताकि वो अपने केस का निपटारा कर सके। तो बहरहाल आप ये समझ चुके होंगे कि क्या होता है क्रिमिनल लॉ और क्या होता है सिविल लॉ, और दोनों में किस प्रकार का क्या फर्क आता है। चलिए अब इस चीज को समझने के लिए हम लोग यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। अब आपको इसमें बताना है कि अगर मान लीजिए कि कहीं पर एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स हैं और
उनको छेड़छाड़ उनके साथ की जा रही है ग्रुप ऑफ बॉयज के जरिए, तो बताइए कि किस तरह का लॉ यहाँ पर इम्प्लीमेंट होगा। तो डेफिनेटली अगर मान लीजिए कि लड़कियों का एक ग्रुप है और वो स्कूल जा रहे हैं और उसको कुछ बॉयज लोग अगर छेड़छाड़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये क्रिमिनल लॉ हो गया। इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए, यहाँ पर जाकर थाने में जाकर एफआईआर लॉन्च करवाना चाहिए। अब मान लीजिए कि टेनेंट हु इज बीइंग फोर्स्ड टू मूव आउट फाइल्स अ केस इन कोर्ट अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड। मान लीजिए कि मकान मालिक है और रूम रेंटर है, ठीक है। तो रूम रेंटर को वहां से क्या किया जा रहा है, निकाला जा रहा है रूम से। तो इस चीज को लेकर जो टेनेंट है वो कोर्ट चला जाता है। तो ये किस तरह का आपका होगा, क्या ये क्रिमिनल लॉ होगा? नहीं, बल्कि ये सिविल लॉ हो जाएगा। तो यहाँ पर एफआईआर लॉन्च नहीं होगी बल्कि एक पिटीशन दायर होगा कोर्ट में, और दोनों के बीच में क्या कर दिया जाएगा, एक रिलीफ जैसा कुछ व्यवस्था कर दिया जाएगा। तो आई थिंक आप ये समझ चुके होंगे कि जो लीगल सिस्टम के ब्रांचेस होते हैं वो होते हैं क्रिमिनल लॉ और दूसरा होता है सिविल लॉ। इन दोनों के बीच में क्या फर्क है ये अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। Does everyone have access to the courts? यानी कि क्या हर कोई कोर्ट के शरण में जा सकता है? ये प्रश्न इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब कोर्ट की बात आती है, न्याय की बात आती है, तो यहाँ पर दो समस्याएं होती हैं। पहला समस्या तो ये होता है कि जो कोर्ट के लिए, मुकदमा के लिए जो भी केसेस को डालता है वो बहुत ही गरीब हो सकता है, या तो वो गरीबी के कारण वो अपना जो उनका राइट का वायलेशन हो रहा है वो बात वो कोर्ट तक नहीं पहुंचा पाते हैं। दूसरी बात कि इस प्रक्रिया में समय बहुत ज्यादा लग जाता है। तो क्या हर कोई कोर्ट के शरण में जा सकता है? तो इसके लिए 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था बनाई और उस व्यवस्था का नाम है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं PIL। इसका क्या मतलब है, इसका बनाने का जो ये मैकेनिज्म, इसका क्या मतलब रहा, क्या पर्पज है? तो इसका मतलब है इंक्रीज एक्सेस टू जस्टिस, ताकि सभी लोगों को न्याय मिल सके। इसीलिए एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या PIL जो है ये डिवाइस्ड किया गया, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था 1980 के आसपास में। अब इससे होता क्या है कि मान लीजिए कोई भी इंडिविजुअल पर्सन है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाकर PIL को फाइल कर सकता है। अगर मान लीजिए किसी का फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी इंडिविजुअल पर्सन PIL फाइल कर सकता है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। और ये इतना आसान बनाया गया है कि अगर आप हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को एक लेटर लिख के देते हैं या एक टेलीग्राम भी अगर आप देते हैं तो ये PIL के जैसा ही माना जाएगा। सो ये जो है एक बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था बनी हुई है जिसको हम लोग PIL कहते हैं, और PIL का फुल फॉर्म जैसा कि आप जानते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है। तो इसके माध्यम से हर कोई क्या कर सकता है, कोर्ट के शरण में जा सकता है, भले उसके पास पैसे हो या ना हो। लेकिन अगर उनके फंडामेंटल राइट्स का अगर कोई उल्लंघन करता है तो वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकता है इसके माध्यम से। साथ ही साथ इसमें सुनवाई भी बहुत जल्द होती है, बहुत लंबा समय आपको यहाँ पे इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कहा जाता है कि जब बहुत देरी हो जाती है आपके न्याय में तो समझ जाइए कि न्याय का कत्ल कर दिया गया है। तो इस तरह की भी बातचीत आती है, लेकिन इसके बावजूद भी एक बेहतर प्रयास बनाया गया है कोर्ट के माध्यम से, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा केसेस को सुन सके, उसकी सुनवाई कर सके, उसमें फैसले सुना सके। बहरहाल मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि ये जो PIL है इसके मदद से, जैसे कि जो भी इनह्यूमन वर्क हो रहा था लेबर के साथ, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया गया। साथ ही साथ बहुत सारे बिहार के ऐसे जेल में बंद थे
जिनका समय जो था वो पूरा हो गया था, उसके बाद भी वो सजा काट रहे थे, तो उनको भी छुड़ाया गया था पीआईएल के माध्यम से। साथ ही साथ जो मिड डे मील जो बच्चों को स्कूल में मिलता है, वो भी पीआईएल के थ्रू ही व्यवस्था बनाई गई थी। तो पीआईएल जो है एक बहुत ही अहम रोल निभाता है किसी भी इंडिविजुअल पर्सन या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को न्याय दिलाने में।